नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। साथ में फ्रेम में है कार्तिकेय बत्रा। चुनाव अपने आखिरी दौर में है और अब नहीं है तो हम कम से कम ये मना रहे हैं कि चुनाव अपने आखिरी दौर में थोड़ा जल्दी ही पहुंच जाए। सब राज्यों के चुनाव निपट गए, बचा हुआ है पश्चिम बंगाल। जो 3-4 फेजेस बचे हुए हैं, सब लोग यही मना रहे हैं कि साहब मिला जुला के एक में करवा दीजिए। कोविड के इन्फेक्शंस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे आसपास जो कोविड को लेकर खबरें आ रही हैं, वो बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। दिन की शुरुआत से लेकर दिन के खत्म होने तक लगातार एक शहर, एक 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 पूरा देश, एक पूरी व्यवस्था पूरी क्राइसिस में दिखती है। और हमारे साथ कार्तिकेय बत्रा हैं, जिनके साथ हम बहुत सारे राज्यों के चुनावों का हम अवलोकन कर चुके हैं आंकड़ों की दृष्टि से। अब आज पश्चिम बंगाल की बारी है और वो हमारा एकदम अल्टीमेट एपिसोड इस पूरी बातचीत का, इस पूरे शिराजे का, जिसमें हम एक दो चुनावों का डाटा लेते हैं, फिर चुनावी समीकरण लेते हैं और फिर मिला जुला कर देखते हैं कि साहब तस्वीर कैसी बनती है। कार्तिकेय, क्या हालचाल? आप और कुछ आप बताना चाह रहे थे केरल पे? आप कैसे हैं सिद्धांत? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। मैं बढ़िया। तो धन्यवाद। तो शुरू करने से पहले, और जैसा कि आपने कहा, ये हमारा एक तरीके से फिनाले है इस सीरीज का। बहुत अच्छा रहा ये सीरीज, मेरे को बहुत मजा आया आपके साथ। तो 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। कल बंगाल का 5वां चरण है, 8 चरण के चुनाव है। तो किसी भी हालत में हमारे आज के एनालिसिस को किसी तरह का ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल ना माना जाए। जाहिर सी बात है, ये हम पहले भी कहते रहे हैं और जी इसको बार बार इसरार करना चाहिए इस बात पे। बिल्कुल। तो ये राजनीतिक जो एक हिस्ट्री है और जो भूगोल है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम आज यहां तक पहुंचे कैसे, पिछले 8-10 साल की राजनीति बंगाल की हम देखेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपके जो व्यूअर्स हैं वो इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स डालते हैं सेक्शन में, और मैं बराबर फॉलो भी करता हूं, क्योंकि अच्छा फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। तो केरल पे 2 मुद्दे उठे थे, जरा मैं क्लैरिफाई कर दूं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम बात जो बोलते हैं शायद वो मिसअंडरस्टैंड हो जाती है, या हम सही शब्द नहीं चुनते। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी तो खैर शब्दावली बहुत बेहतरीन है। अरे नहीं भाई। तो जैसे केरल में 2 बातें मैं बोलूंगा। आपके कई दर्शकों ने बोला कि जैसे मैंने केरल में कहा था कि कांग्रेस यूडीएफ में कम सीटें लड़ती है बनिस्पत लेफ्ट के एलडीएफ में। तो कई लोगों ने उस लेफ्ट को केवल सीपीएम मान लिया कि भाई सीपीएम कांग्रेस से कम सीटें, ज्यादा सीटें लड़ रही है एलडीएफ में। तो लेकिन मेरा मतलब सीपीएम नहीं, मेरा मतलब सीपीएम प्लस सीपीआई था जी। और ये मैंने ये हमने साफ वीडियो भी में किया था। जी बिल्कुल साफ किया था, पर कभी कभी वो कंफ्यूजन रह जाती है। कोई तो बात नहीं। पहली बात। दूसरा क्लैरिफिकेशन ये, और यहां शायद मुझसे अपने शब्दों के चुनाव में चूक हुई, जब मैंने ये बोला कि केरल कांग्रेस मणि, जब उनका 2 फाड़ हुआ, तो पंचायत चुनाव से मैंने उसको जोड़ा, उस 2 फाड़ को। मेरा मतलब उसमें ये था कि जब पंचायत चुनाव के रिजल्ट आए, जो 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 धड़ा डीएफ को छोड़ के गया था, कहीं ना कहीं उसको विंडिकेशन मिल गया। मेरा ये मतलब नहीं था कि वो कांग्रेस के एक रेडिकल मुस्लिम पार्टी के अलायंस की वजह से वो वाला धड़ा एलडीएफ में गया था। वो धड़ा पहले ही जा चुका था और वो अंदरूनी टसल था मणि कांग्रेस में। मेरा केवल ये मतलब था कि जब रिजल्ट आए तो कहीं ना कहीं उनको विंडिकेशन मिल गया कि देखिए साहब हमने छोड़कर शायद ठीक ही किया। तो ये एक दूसरा क्लैरिफिकेशन था। पर वही बात है, आपके दर्शक इतने अवेयर हैं कि ऐसे छोटे बारीक बारीक पॉइंट्स भी पकड़ लेते हैं, और अच्छा लगता है मेरे को भी एक विश्लेषक के तौर पे कि सीरियसली लिया जा रहा है हमारा शो। बहुत बढ़िया। तो अब पश्चिम बंगाल पे चलते हैं कार्तिकेय, पश्चिम बंगाल की बातचीत शुरू करते हैं। और सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज जो हम शुरुआत में डिस्कस करते हैं, पश्चिम बंगाल और उस पूरे राज्य की संरचना कैसी है, उसकी जनसंख्या कैसी है, डेमोग्राफी और उसका स्ट्रक्चर, उस पर बातचीत करेंगे सबसे पहले। तो हर बार की तरह एकदम आपका रंग बिरंगा मैप सामने आने वाला है। तो इस स्लाइड में 2 चीजें हैं सिद्धांत। बाईं तरफ मैंने मैप बनाया है, और दाईं तरफ आपके दर्शकों ने कहा था ये भी बताएं, क्योंकि देखिए बंगाल पे भी हमें बहुत फीडबैक आया कि हम ये जानना चाहते हैं, तो हमने जितना भी हो सका मैंने अकोमोडेट करने की कोशिश की। तो बाईं तरफ है कि कौन से इलाके हैं बंगाल के, और दाईं तरफ है कितनी सीटें हैं उन इलाकों में। ओके। जो गुलाबी हिस्सा है सिद्धांत, ये नॉर्थ बंगाल का हिस्सा है,
इसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस रहते हैं। जी जी। दार्जिलिंग की आप चाय भी पीते हैं। हम्म। तो यहाँ पर टी गार्डन्स हैं, यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। कूच बिहार जिला आता है, बहुत जरूरी है, आगे हम बात करेंगे इस जी बारे में। जी। फिर एक सेंट्रल बंगाल का पट्टी है, ये जो पीली, देखिए अब हमने अपने सरलीकरण के लिए इनको ऐसे डिफाइन किया है। कहने को आप एक हिस्से को नॉर्थ और एक हिस्से को साउथ भी बोल सकते हैं, काम खत्म हो जाएगा। पर और बारीकी में जाने के लिए हाँ, उसको मैं ज्यादा पार्ट में बांट हाँ लेते हैं। और बांट दिया है थोड़ा सा। तो अगर कोई आपने इससे पहले को इसका और कॉन्फ़िगरेशन देखा हो और नॉर्थ तो वो भी बंगाल में सही है। नॉर्थ बंगाल में 27 सीटें आ रही हैं। जी, 27 सीटें। ओके। सेंट्रल में 49 सीटें। मैं वही बोल रहा हूं कि अगर आपने इसका कोई अलग विभाजन देखा हो तो वो भी सही है, पर हम अपने हाँ। सरलीकरण के लिए ये विभाजन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जो ये हरा इलाका है ना सिद्धांत, ये मैंने लिखा है जंगल महल प्लस। जंगल महल आप जानते हैं वो इलाका है जहां नक्सलवादियों का दबदबा रहा करता था एक समय। जी। पर जो वेस्टर्न पार्ट है ना, ये झारखंड से बॉर्डर करता है, हाँ हाँ हाँ। जो हरे रंग का, जो सबसे पश्चिम हिस्सा है। पर इसमें केवल जंगल महल के जिले नहीं आते। जंगल महल में अमूमन 4 जिले माने जाते हैं, पर उसके अलावा भी इसमें जिले आते हैं, तो मैंने जंगल महल प्लस लिखा है। और जो नीला हिस्सा है ना सिद्धांत, ये साउथ ईस्टर्न बंगाल बोलेंगे इसको हम। और इसमें कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, सुंदरबंस डेल्टा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, और यहां पे 126 सीटें हैं। आगे जाकर आप देखोगे कहीं ना कहीं ये बंगाल का जो भूगोल है 2019 में 2 हिस्सों में बट गया था। ओके। इट वाज नॉर्थ एंड जंगल महल वर्सेस साउथ ईस्ट। अच्छा। नॉर्थ और जंगल महल में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था, और साउथ ईस्ट में तृणमूल ने स्वीप किया था। मतलब जो जो ये पीली जो पट्टी, सबसे ज्यादा सीटों वाला इलाका है। तो 126 साउथ ईस्ट में है, पर 27 प्लस 92, 119 नॉर्थ प्लस जंगल महल। तो आप देख सकते हैं कि टक्कर कहां पे हो रही होगी। और जो ये पीली पट्टी है, यही केवल एक इलाका है जहां कांग्रेस का कुछ रेलेवेंस है। ओके। जो उनकी 2 लोकसभा सीटें आई हैं वो इसी इलाके से आई हैं। हाँ। तो ये था पश्चिम बंगाल का एक बेसिक राजनीतिक भूगोल। अच्छा, ये राजनीतिक भूगोल हो गया। अब डेमोग्राफी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जी, बहुत कुछ बंगाल में डेमोग्राफी के आसपास रिवॉल्व करता है। बहुत सारे राजनीतिक समीकरण, बहुत सारा कैंपेन स्ट्रक्चर, कैंपेन स्ट्रेटेजी इस पूरी डेमोग्राफी को एड्रेस करती है। क्या है वो? तो बाकी स्टेट्स में मैंने ऐसा कोई मैप नहीं दिखाया कि SC ST पॉपुलेशन कहाँ कितनी है या माइनॉरिटी कितनी है। बंगाल के संदर्भ में केरल में हमने देखा था थोड़ा। हमने देखा था कि सीटें कहाँ बट रही हैं। वहां पर हमने बाय रिलीजन हमने कहा था, या बाय वोट बैंक हमने कहा था, चलिए यहाँ पे ये इलाका है, वहां पे वो इलाका है। पर डायरेक्ट मैंने कहीं भी मैप नहीं किया था कि पॉपुलेशन कितनी परसेंट किस इलाके में। पर बंगाल में मैंने ये किया है, और उसका कारण ये है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, केरल में हमने एक इनडायरेक्ट तरीके से किया था, बंगाल में और डायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं। एकदम। उसका कारण ये है कि आप जब वो मैप्स देखेंगे ना डेमोग्राफिक्स के, तो आपको राजनीति समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब वही, जैसा कि आपने कहा, उसकी तरफ जरा चलते हैं। हाँ। तो ये जो अगला स्लाइड है, इसमें मैंने 3 मैप दिखाए हैं आपको। एक तो रीजन वाला हो गया जो आपने पहले दिखाया था। बिल्कुल, ताकि आप उसको एकदम से मतलब मैप कर पाए कि कहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो वही जो बाकी 2 मैप हैं, एक में मुस्लिम पॉपुलेशन है, एक में SC ST पॉपुलेशन है। जितना गाढ़ा रंग उतनी ज्यादा संख्या। ओके। ठीक है, ओके, यानी ये तो समझ में आ रहा है कि जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे कांग्रेस थोड़ा बहुत प्रभाव दिखा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और वो मध्य बंगाल, जिसको मध्य हम कह रहे बंगाल, हैं पीला वाला सेंट्रल हिस्सा। बंगाल। बिल्कुल। और क्या देख पा रहे हैं आप, जो बैगनी मैप है? हाँ, मतलब SC ST पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो पिछड़ी जातियों और ट्राइब्स में, दलितों में बीजेपी ने काफी अच्छी सेंधमारी की है मेरे ख्याल से, अगर इस डेमोग्राफी को आधार बिल्कुल मान। आपने, और हम अगले मैप में वो देखेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो नॉर्थ बंगाल है, आप देखिए एकदम गाढ़ा बैगनी है। हाँ हाँ हाँ। और वहां पे साउथ बीजेपी। वेस्ट, हाँ, और जंगल महल का इलाका भी कहीं ना कहीं ज्यादा बैगनी है बाकी इलाकों से।
हाँ, वहाँ ट्राइब्स पॉपुलेशन और जाहिर सी बात है ज्यादा है वहाँ पे। ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट दोनों। हाँ और नॉर्थ में और साउथ वेस्ट में, अच्छा साउथ ईस्ट में भी है, ऐसा नहीं है वहां नहीं है, हाँ हाँ। पर साउथ ईस्ट में क्या है सिद्धार्थ, साउथ ईस्ट में एससी एसटी भी है और माइनॉरिटी भी है, अच्छी खासी संख्या। साउथ ईस्ट बड़े अर्बन सेंटर्स में भी एक है वो वहाँ का। अर्बन सेंटर्स तो है वहां पे, बिल्कुल हम्म सही बोल रहे हैं आप, लेकिन अगर आप जो जिले देखें हम्म तो जैसे सेंट्रल बंगाल में जहां पे माइनॉरिटी डोमिनेशन है वहां एससी एसटी कम है, हम्म नॉर्थ बंगाल में जहां एससी एसटी ज्यादा है वहां माइनॉरिटी कम है, हम्म या बिल्कुल जीरो नहीं है पर रिलेटिवली कम है। हम्म पर एक जो इलाका साउथ ईस्टर्न बंगाल का है वहां दोनों कहीं ना कहीं इक्वल इक्वल मात्रा में दिख रहे हैं। हम्म तो ये मैप ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आगे जो राजनीतिक समीकरण बनेंगे वो समझने में आसानी होगी। ये मैंने सेंसस 2011 का डेटा उठाया है, हम्म ये जिले स्तर पे है। हम्म अब सेंसस में नीचे गांव स्तर, कभी कभी शहर स्तर में भी डेटा आपको मिल सकता है, पर उसका मैप बनाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने जिले का एक एग्रीगेट ही लिया है। हम्म पर हाँ, ये एक स्थिति आपको बताता है जो बहुत काम आएगी जब हम अगले आगे और आकलन में अपने बढ़ेंगे। हाँ। अब तो चलिए ये सब बातें हो गई हैं, अब हमने डेमोग्राफी देख ली, सब कुछ देख लिया। और सॉरी सिद्धार्थ, आगे बढ़ेंगे तो हम ये भी बात करेंगे कि कौन से एससी हम्म शेड्यूल्ड कास्ट हाँ हाँ कितना बड़ा रोल निभाएंगे इस चुनाव में, और कितना बड़ा रोल उन्होंने 2019 में निभाया था। जैसे ओके। उदाहरण के तौर पर नॉर्थ हम्म बंगाल में एक हम्म राजवंशी तबका बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हाँ हाँ। साउथ ईस्ट बंगाल में मतुआ समुदाय बहुत जरूरी माना जाता है। नरेंद्र मोदी ने कई बार नाम भी लिया अपने भाषणों में उनका। बिल्कुल। हम्म वो बांग्लादेश जब गए तो वो मतुआ समाज के एक धार्मिक स्थल पर हाँ, भी गए। वहां पर भी गए और अपनी रैलियों में लौट कर आए हैं, तो फिर भी वो कई बड़ी बार बिल्कुल नाम ले रहे हैं। बिल्कुल। तो हम जब देखेंगे ना कि भाजपा ने कैसे इनरोड किया 19 में, हम देखेंगे उसमें इन सब चीजों का बहुत महत्व था। हम्म। सॉरी मैंने आपको काटा बीच में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो जरूरी बात थी, आप बहुत अच्छी बात बता रहे थे। और मतुआ समुदाय की पॉलिटिक्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो बंगाल की पॉलिटिक्स को मतलब दो पार्टियों का ही की लड़ाई के तौर पे देखते हैं, बीजेपी बनाम टीएमसी, उनको पता होना भी चाहिए इस बातों इन बातों से ये भी क्लियर होता है कि लड़ाई कितने ग्रास रूट लेवल पे डिसाइड होती है। वो मतलब या घास का तिनका जो होता है, घास की जड़ पे जाकर सब कुछ डिसाइड होता है वहां पे कि लड़ाई कैसे लड़ी जाए। सिद्धार्थ, एक बहरहाल। बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप बहुत साल से ये काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। मेरी जो एक ऑब्जर्वेशन रही है बीजेपी को लेकर, जहां जहां वो नए स्टेट्स में जाती है, हम्म, तो वो देखिए, मुझे लोग काफी कमेंट्स में कहते हैं कि मैं किसी एक पार्टी के हक में बोलता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिवली हम जाहिर सी एनालाइज बात है, करते हैं मतलब देखिए वो लोगों का जो, पर्सपेक्टिव है, आप उसको कुछ कर नहीं हाँ, सकते, वो बोलते तो ही है। जो पार्टी जी, और कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका अपना राय है, उनका अधिकार है वो रखने का। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पार्टी अच्छा करेगी हमको वो समझना है कि वो क्यों अच्छा कर रही है या जाहिर कैसे सी उन्होंने बात अच्छा है, किया। जाहिर सी बात है, वो तो कैसे कर सके। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए मुझे, क्योंकि आप हम्म ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे, कि जैसे बंगाल में जो मुद्दे भाजपा उठा रही है, हम्म आप उनके तरीकों से, चाहे आप अग्री करें या ना करें, हम्म और कुछ मुद्दे शायद गलत भी हैं हम्म, फंडामेंटली, लेकिन कुछ ऐसे चीजें भी हैं राजनीतिक भूगोल की जो शायद हमने कभी सुनी भी नहीं थी। हाँ एकदम। तो भाजपा वो मुद्दे जाके नए नए स्टेट्स में उठाती है जो हमने शायद कभी सुने भी नहीं थे, और उनको एकदम से एक नेशनल नैरेटिव बना देती है। जैसे मतुआ समुदाय एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हम्म या राजवंशी एक बहुत बड़ा हाँ। उदाहरण है नेशनल नैरेटिव में। देखिए लोकल नहीं नहीं, बंगाल में ये सब चलता अब आप होगा। ये देखिए, 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था कि भाई यूपी में वो अपनी सरकार बनाए, क्योंकि यहाँ से राज्यसभा में उसको सदस्य भेजने थे। बीजेपी को पता था कि कहाँ पे चोट करनी, बीजेपी को पता था कि नॉन यादव ओबीसीज वोटों को थोड़ा काटना है, इससे सपा को थोड़ा नुकसान किया जाए, थोड़ा बसपा को नुकसान किया जाए। तो कई कई फेसेस पे, कई कई मोर्चों पे वो ऐसे कैंडिडेट उतारते हैं, वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं कि वोट जो है उनको मिलता है, वो दे गेट द मैंडेट एक्चुअली, जी उनको जनादेश का आधार मिलता है। तो बहरहाल बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हम लोग कार्तिकेय। इस पूरी बातचीत को जो हम कर रहे हैं, अब इसको हम चुनाव के नजरिए से देखें, मेरे जी। ख्याल से ज्यादा हम लोग इसको क्या कहते हैं, वो शब्द क्या होता है, ज्यादा चश्मदीद तरीके से रख सकेंगे लोगों के सामने। आ, ग्राफिकल आप बोल रहे हैं हाँ। मतलब। तो 2016 का
चुनाव, वो क्या है, वो क्या तस्वीर पेश कर? जी, तो 16 में सिद्धांत ये हुआ था। ओके। आप देख पा रहे हो कि हरा तृणमूल कांग्रेस का है, जो जो एरिया से जो जीते उन्होंने। नीला जो है वो कांग्रेस प्लस लेफ्ट, उस समय 16 में अलायंस में थे, इस बार भी अलायंस में। हाँ हाँ जो नारंगी है वो एनडीए, जी। उस समय भाजपा और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का अलायंस था। तो ये एनडीए उन दोनों का मिलाकर है, और बाकी 5% दूसरों को वोट मिलता है। तो 16 में सिद्धांत 294 सीटों में तृणमूल को 211 सीटें मिलती हैं। एक तरीके से स्वीप है, एकदम क्लीन और स्वीप है। जबकि सेकेंड टाइम ऐसा हो रहा है अगर, क्योंकि 16 में जब ये 11 में जीतते हैं तो उसके बनिस्पत इनकी सीटें बढ़ जाती हैं तृणमूल की। ये भी है कि 11 में उस समय अलायंस में थे कांग्रेस के साथ, 16 तक आते आते वो अलायंस टूट जाता है। तो अब लेकिन क्लीन स्वीप जो है, वो क्लीन स्वीप, उतना क्लीन स्वीप आपको वोट शेयर के या अपने आपका जो सेक्शन है उसके में नहीं दिख रहा है। मतलब कांग्रेस और एलडीएफ ने अच्छा खासा डेंट मारा है वोट शेयर में। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट ने, और ये रीजन दर रीजन है, ये केवल इनका कोई वोट एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। हम जब अब देखेंगे आखिरी स्लाइड में मैं दिखाऊंगा कि हर रीजन में कांग्रेस लेफ्ट का 35 से 40, 30 से 40 के रेंज में वोट शेयर है, लेकिन सीटों में तब्दील नहीं होता। अब मैं कहीं पढ़ रहा था तो कह रहे थे कि देखिए भाजपा का आज जो उत्थान हुआ है, वो आगे भी बात करेंगे, उसमें तृणमूल का जो एक ऑपोजिशन मुक्त बंगाल का एक जो ऑब्जेक्टिव है उसका बहुत बड़ा एक रोल रहा है उसमें। कि ज्योति बसु जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कभी कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि उनको पता था जिस समय हमारा ऑपोजिशन वेकेट हो जाएगा तो एक ऐसी फोर्स आ जाएगी वहां पर जिसको शायद डील करना और मुश्किल होगा। तो तृणमूल के साथ एग्जैक्टली वही कहीं ना कहीं हुआ है। खैर, क्योंकि अब आप देखोगे कि ये एग्जैक्टली सिचुएशन पलट जाती है कांग्रेस लेफ्ट और भाजपा के बीच 19 तक आते आते। पर अगर आप देखो इस मैप से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाजपा ना के बराबर है। जो ऊपर 3 सीटों का गुच्छा दिख रहा है आपको बीच में, सेंट्रल में 3-4 सीटें हैं इनके पास। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो 3 नारंगी आपको सीटें दिख रही है ना एक गुच्छे में ऊपर की तरफ, वो एक्चुअली गोरखा पार्टी की हैं। गोरखा जनमुक्ति बीजेपी की अपनी की नहीं है, वो बीजेपी अपनी स्कैटर्ड है 2-3 आसपास। उसमें आपको एक नॉर्थ में दिख रही होगी, एक सेंट्रल में दिख रही होगी, एक साउथ में बारीक सा दिख रहा होगा नारंगी, वो दिलीप घोष की सीट है। अच्छा, जो बीच की पट्टी है ना, मालदा मुर्शिदाबाद, यहां पे कांग्रेस ने अच्छा किया। असल में ये बहुत दिलचस्प बात है सिद्धांत की, कांग्रेस और लेफ्ट ने साथ में चुनाव लड़ा और कांग्रेस लेफ्ट से ज्यादा सीटें लेकर आई। 44 सीटें कांग्रेस लेकर आती है और तकरीबन 32 सीटें लेफ्ट लेकर आता है टुगेदर, मतलब उनका जो पूरा गुच्छा है लेफ्ट पार्टी का। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने अलायंस पार्टनर से बेहतर करती है। अब कुछ लोग ये कहते हैं उसमें कारण ये था कि कांग्रेस ने अपने लिए वो सीटें रख ली जहां पे वो ट्रेडिशनली स्ट्रांग थी और वहां जहां ट्रेडिशनली लेफ्ट स्ट्रांग हुआ करता था, और वो सीटें लेफ्ट को दे दी जहां पर कांग्रेस का जो वोट था वो शायद कहीं बहुत कम था, साउथ बंगाल में। तो लेफ्ट को नुकसान हुआ इस अलायंस से, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। पर आप अगर हम उसमें ना भी जाएं तो साफ साफ दिख रहा है हमको कि कांग्रेस ने ये जो बेल्ट है सेंट्रल बंगाल की वहां पे अच्छा किया, और कुछ वहां पे लेफ्ट ने भी ठीक ठाक किया, क्योंकि जो लाल है वो लेफ्ट का है, तो वो अलायंस का वोट शिफ्ट भी हुआ। तो ये परिस्थिति बनती है 16 में। पर 16 और 19 में न केवल 3 वर्षों का, पर बहुत बड़ा राजनीतिक एक फर्क आ जाता है। वो फर्क, हाँ बताएं। नहीं, आप पूछिए। नहीं, मेरा सवाल तो एक अलग है और बड़ा मजेदार सवाल है जो कई बार मैं बोलिए। 19 वाला जब आप स्लाइड लेकर आएंगे तो वहां पर मैं चाहता हूं कि अगर आपकी क्या राय है इस पूरी थ्योरी पे जो बार बार चलती है कि 2011 में जब लेफ्ट बंगाल में अपदस्थ होता है जी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी सत्ता में आते हैं, और 2016 तक आते आते जब लेफ्ट एक और हार का सामना करता है,
तो एक थ्योरी बड़ी चलती है, मतलब हम लोग पत्रकारों के सर्किल में तो लोग कोई भी आदमी दूसरा आदमी बोल के चला जाता है, बोलता है कि साहब बंगाल में जितना लेफ्ट का काडर था वो सारा बीजेपी के पास चला गया, लेफ्ट के नेता बीजेपी के पास चले गए। क्या आपके पास जो डेटा है उससे कोई रिफ्लेक्शन ऐसा मिलता है? बहुत मजेदार सवाल है। मिलता है। ओके। और वही मैं आपको बोलूंगा, आंकड़ों से मैं आपको बताऊंगा जो आपकी थ्योरी है वो सही है। मेरी थ्योरी नहीं भाई, मैं सुनता हूं, मेरी नहीं थ्योरी नहीं, नहीं। जो भी थ्योरी आप मुझे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जहां से आपने सुनी है, हाँ। क्योंकि ये फील्ड रिपोर्ट्स ना सिद्धांत, देखो मीडिया में भी इतना ध्रुवीकरण हो गया है, सच्चाई की बात है कि जो चीज जो देखना चाहते हैं हम वही देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सत्य आज भी हैं जो मीडिया का हर धड़ा वैसे का वैसे ही दिखा रहा है, और उनमें से एक सत्य ग्राउंड पे यही है कि लेफ्ट से बीजेपी में काफी माइग्रेशन हुआ है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि 11 में, देखिए लेफ्ट का पतन बंगाल में, और आपके काफी सारे व्यूअर्स ने कहा था कि लेफ्ट के बारे बात करिए, कांग्रेस के बारे बात करिए, आईएसएफ के बारे बात करिए, इसके बारे में कोई ज्यादा बात ही नहीं कर रहा है। तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि उनको भी हम एकदम उतना ही ट्रीटमेंट दें जितना वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो भी एक प्लेयर है जी। लेफ्ट का पतन बंगाल में सिद्धांत 2009 में शुरू होता है, जब कांग्रेस और तृणमूल का अलायंस बनता है लोकसभा चुनाव में, और वो बहुत अच्छा करते हैं और लेफ्ट की सीटें बहुत कम हो जाती हैं। 11 में कांग्रेस और तृणमूल मिलकर लेफ्ट को खदेड़ देते हैं। मतलब 3 दशक से आ रहा उनका एक जो रूल है, 3 दशक से ऊपर का रूल खत्म हो जाता है, और उसके बाद मानो कभी लेफ्ट रिकवर ही नहीं करता। 16 में वो अलायंस करते हैं और वो इतना अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन जो एक जिसे कहते हैं ना सिद्धांत वाटरशेड मोमेंट आता है 18 में। 18 में जो बंगाल में पंचायत चुनाव होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि लेफ्ट के खिलाफ बहुत वायलेंस होती है, लेफ्ट के काडर के खिलाफ। और अब जो आप सोचिए कि आप जिस पार्टी का झंडा लेकर चल रहे थे, वो पार्टी आपको संरक्षण भी नहीं दे पा रही है। हाँ। तो आप क्या करेंगे? आप नेक्स्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव के पास जाएंगे, नेक्स्ट पावरफुल अल्टरनेटिव के पास जाएंगे। हाँ, मैंने क्या बोला? नेक्स्ट पॉसिबल, सॉरी, नेक्स्ट पावरफुल या नेक्स्ट वायबल, नेक्स्ट पॉसिबल, सॉरी। और आप देखते हैं कि भाजपा 14 के बाद से ही बंगाल को लेकर बहुत सीरियस हो जाती है। एग्जैक्टली। तो आप देखते हैं कि देखिए मेरी अपनी पार्टी मुझे जो संरक्षण देना चाह रही थी वो नहीं दे पा रही है, उनका कुछ स्कोप भी नहीं दिख रहा है ज्यादा, और ये एक पार्टी है इसके पास सब संसाधन भी हैं और नियत भी है, तो माइग्रेशन होता है। अगर आप रिपोर्ट्स, अगर आप ऑनलाइन जाके सर्च करो एक कि लेफ्ट कार्डर ज्वाइन बीजेपी, आपको ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे जहां पब्लिक इवेंट्स पे माइग्रेशन लोकल लीडर, ग्राउंड लेवल लीडर, मिडिल लेवल लीडर सीपीएम के चले जाते हैं बीजेपी में, या लेफ्ट के चले जाते हैं बीजेपी। ओके। तो ये बिल्कुल सही बात है। और पंचायत चुनाव के दौरान एक ऐसी घटना भी होती है सिद्धांत, जहां वासुदेव आचार्य, बहुत सीनियर लेफ्ट के लीडर हैं, उन तक के साथ हिंसा होती है जी। बंगाल के एक इलाके में, जंगल महल में, जहां तक मुझे याद है जी। तो ये सब, ये जो एक वही बात है कि ऑपोजिशन मुक्त एक जब आप कोशिश करते हो ना बनाने का अपना एरिया, तो कोई तो आके वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। आपने गुजरात में देखा, आम आदमी पार्टी अब गुजरात में एंटर करने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो भी स्पेस विकेट होता है वो कोई फिल करता है। तो चलो आपका जो सवाल है उसको ग्राफिकली हम और वो कर देते हैं इलस्ट्रेट। ये होता है 19 में। आपको मैंने क्या कहा था, जो भाजपा का वोट शेयर देखिए भाई, जो चढ़े हुए थे ये लोग एकदम तृणमूल के बगल में, एकदम नीचे आ गए, रसातल में चले और एकदम ऐसा लगता है मानो किसी ने आंकड़े रीअसाइन कर दिए हों कि भाजपा आप कांग्रेस लेफ्ट का ले लो, कांग्रेस लेफ्ट आप भाजपा का ले लो। और ये देखो ना सिद्धांत, तृणमूल का वोट शेयर नहीं हिल रहा है। 45-44 तृणमूल का वोट शेयर नहीं हिल रहा है। स्विच कहां आ रहा है? अच्छा, जो लोग ये एपिसोड पहली बार देख रहे होंगे, उनको अगर उन्होंने पुराना देखा होगा तो उनको पता होगा, और नहीं देखा हो तो हम बता दें यहाँ पे। 2016 विधानसभा चुनाव था, 2019 लोकसभा चुनाव था, लेकिन लोकसभा के नतीजे और विधानसभा के नतीजे हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोकसभा के चुनाव को भी विधानसभा वार बढ़त के हिसाब से देख रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आए कि विधानसभाओं में परिवर्तन कैसे कैसे हो रहा है।
तो ये 2019 का विधानसभा वार आंकड़ा है। हाँ और कार्तिकेय, उसका कारण प्लीज सिद्धांत कंटिन्यू। ये भी है, नहीं आपने बहुत सुंदर बात बोली, इस पे भी बहुत कमेंट्स आते हैं कि बंगाल में 16 में तो भाजपा का अस्तित्व ही नहीं था ना एक तरीके से। हाँ हाँ हाँ, और तो 19 में आप हमारे पास क्या इंडिकेटर है फिर भाजपा की बढ़त को बताने के लिए? 19 ही है। हाँ 19 ही है और वोट शेयर ही है, बढ़त ही है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि लोग स्टेट और राष्ट्रीय चुनाव में अलग अलग तरीके से वोट करते हैं, पर ये रुझान को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपने बहुत सुंदर बात बोली, पर आप ये देखो तृणमूल 45 से 44 पे रहती है लगभग, भाजपा 11 से 41, मतलब 39 कांग्रेस और लेफ्ट का था, 41 भाजपा अकेले बना लेती है एनडीए के साथ। और एनडीए कांग्रेस और लेफ्ट मिला के अब रह जाते हैं 14 पे। और चूंकि ये चुनाव अलग अलग लड़ते हैं 19 में, पर आप देखो 11, 14 और 41, 39, ऐसा लग रहा है किसी ने स्विच कर दिया हाँ है। ये पूरा स्वैप है आंकड़ों का। बिल्कुल बिल्कुल स्वैप है। और अब आप देखो, जो आप मुद्दा मुझे आप कह रहे थे कि भाजपा ने कहां कहां अच्छा किया। जंगल महल के इलाके में, ऊपर जंगल महल में, सेंट्रल में थोड़ा हिस्सा, नॉर्थ बंगाल में, थोड़ा सेंट्रल में किया है, और आपका साउथ ईस्ट में भी कुछ इलाके में किया है इन्होंने। हाँ। तो ये स्थिति बनती है। अब आगे चल के मैं बताता हूं कि कैसे भाजपा यहां तक पहुंचती है, अगर आपका कोई सवाल ना हो तो। और नहीं 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 ठीक है, एकदम कोई सवाल नहीं, मैं इसको भी देख हाँ, रहा हूँ बड़े उसमें मतलब तैयारी से ही आपने तैयार किया है इसको। ये सवाल तो मेरा है, ये मतलब एक सवाल तो जाहिर सी बात है कि इस मौके पे बोलिए उपजता बोलिए, ही है बिल्कुल। कि साहब आप तो 16 में थे नहीं, 11 में थे नहीं, और 19 में मतलब बनारसी में तो कहते हैं मार के अधिया देना, मतलब मार के आधा कर देना। तो आपने कांग्रेस और एलडीएफ का जो पूरा वोटिंग पैटर्न था उसको मार के अधिया दिया, और आप खड़े हैं एकदम तृणमूल के बराबर वोट शेयर में। हुआ क्या, किया क्या साहब? पहले ये देखते हैं कि वोट शेयर कहां कहां कितना बड़ा है। बताऊंगा आपको, एकदम 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 बाय एरिया बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। तो ये होता है वोट शेयर। आप ये देखो 16 का 16 वोट शेयर। में, 19 में कहां कहां फर्क सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको? वैसे तो पूरे बंगाल में बढ़त मिल रही है बीजेपी को, हर जगह में गेन कर रहे हैं वो। लेकिन मेन जो गेन्स हैं, जैसा कि नॉर्थ में, पिछले मैप में भी दिख रहा था, वो नॉर्थ बंगाल सेंट्रल का वो और इलाका में जंगल थोड़ा। महल के इलाके में और साउथ ईस्टर्न में एक हिस्से में। हम्म, और जैसा कि आप कह रहे हो सेंट्रल की एक पट्टी में एक छोटा सा एरिया है, वो दिनाजपुर का इलाका है। ठीक है। और 16 का मैप देखिए, 16 में भी उन्हीं इलाकों में थोड़े थोड़े पैचेस दिख रहे हैं, मतलब 16 देवर। में ना सिद्धांत, जो जो नॉर्थ का है वो तो गोरखा पार्टी का हाँ है। वो तो निकाल भी हाँ चुके थे उस समय वो लोग। हाँ हाँ। लेकिन बाकी इलाकों में लेकिन जो एकदम हल्के हल्के पैचेस दिख रहे हैं, जी, वो भी साफ हो रहा है कि साहब इधर गेन इनको आने वाला है आने वाले समय में। हाँ। तो सिद्धांत इसमें ये होता है, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, जो कार्डर शिफ्ट होता है हम्म, तो वो अपने साथ वोटर बेस भी लेके चला जाता है। हाँ और हाँ लोगों, देखिए एकदम। बात बात वही है ना कि आज भी जो वोट पड़ रहा है ना, वो प्रो बीजेपी ज्यादा एंटी तृणमूल है। हम्म, और एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी से ज्यादा ग्राउंड लेवल वर्कर्स के खिलाफ है। हाँ ये भी आपकी फील्ड रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं हाँ हाँ हाँ। कि जो तृणमूल का लोकल जो मसल मैन है, हम्म उसके खिलाफ गुस्सा है। हम्म और ये बता रहा है कि ये पूरे बंगाल में ये स्थिति है। हम्म देखिए एक समय पर ना तृणमूल भी इसी कहीं ना कहीं इसी कारण से लेफ्ट को खदेड़ पाई थी, हम्म कि लेफ्ट की लोकल लेवल पे जो एक इमेज बन गई थी हम्म उनके कार्डर की, तो लोग बोले कि परिवर्तन चाहिए हमको। हम्म और फिर तृणमूल आज सेम गेम में बीजेपी तृणमूल को चैलेंज कर रही है। हम्म तो अब आपने पूछा ये हुआ कैसे, हम्म तो इसको समझने के लिए ना मैंने फिर से ये दो मैप्स आपके सामने रख दिए हैं, एससी हाँ एसटी और माइनॉरिटी। आप क्या देखते हो कि बीजेपी गेन कर रही है मेन उन इलाकों में जहां एससी एसटी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। नॉर्थ में और आपके जंगल महल के इलाके में। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि देखिए भाजपा तो बंगाल में पिछड़ों की पार्टी बन गई है, हम्म ये बिल्कुल स्पॉट ऑन है कि नॉर्थ में राजवंशी एक शेड्यूल्ड कास्ट है, हम्म उनको कन्विंस किया गया भाजपा द्वारा। हम्म उनको बोला गया आपके नाम पे हम एक बटालियन बनाएंगे हम्म आर्मी में। हम्म जो साउथ ईस्ट में जो आप देख रहे हो ना, जो ऑरेंज गुच्छा नारंगी, हम्म तो नीचे साउथ ईस्ट में ना मतुआ समुदाय, ये मतुआ कौन है? हम्म ये बांग्लादेश से आए हुए वो
शेड्यूल्ड कास्ट हैं हिंदू, जिन्हें शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा मिला, जो इन बॉर्डरिंग इलाकों में रहते हैं। तो राजवंशी और मतुआ मिलाकर ना तकरीबन तकरीबन बंगाल की जो टोटल एससी पॉपुलेशन है उसका 1/3 हिस्सा है। और राजवंशी जो हैं वो नॉर्थ में केंद्रित हैं और थोड़ा बहुत दिनाजपुर में, सेंट्रल में। और जो मतुआ है वो माफ कीजिएगा, राजवंशी नॉर्थ में है और जो मतुआ है वो साउथ ईस्ट में और दिनाजपुर में है। और हाँ, राजवंशी का जो इलाका है वो अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये इस इलाके में केंद्रित है। जो मतुआ समुदाय है उनका कंसंट्रेशन नडिया, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना में है। लेकिन वो जितना भी जो ये पूर्वी पार्ट है ना, ये बांग्लादेश का बॉर्डर है। जी। तो मतुआ समुदाय की पॉपुलेशन वहां हल्की हल्की हर जगह फैली हुई है। दिनाजपुर में भी है, मालदा में भी है, लेकिन ज्यादातर जो ये आपको ऑरेंज गुच्छा दिख रहा है ये वहां वो एरिया है। तो नॉर्थ 24, साउथ 24, नडिया। अब यहां पर मोदी जी ने 19 में जब अपना चुनाव अभियान शुरू किया तो ये जाकर मतुआ समुदाय की जो उस समय लीडर थी बोरोमा, उनको जाके पहले मिलते हैं। उनका फिर देहांत हो जाता है जी। और वहां बोलते हैं, देखिए हम एनआरसी करेंगे, आप चिंता मत करिए, आप आए हैं वहां से, लेकिन आप तो हिंदू हैं, हम आपको सीए के अंतर्गत आपको हम सिटीजनशिप दे वापस देंगे, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके कागज नहीं भी हुए तो। ठीक है। तो मतुआ समुदाय जो तृणमूल के साथ था पहले, वो भाजपा की तरफ चला जाता है। और आज भी शेड्यूल्ड कास्ट के वोट को लेकर बहुत जद्दोजहद है सिद्धांत, कि काउंटर क्लेम और क्लेम चल रहे हैं। राजवंशियों को लुभाने के लिए, आपको जैसा कि मैंने कहा, अमित शाह बोलते हैं हम एक फोर्स बनाएंगे, तो ममता बनर्जी अनाउंस कर देती है कि हमने बंगाल पुलिस में आपके लिए फोर्स बना देंगे हम। वो पहले ही अनाउंस कर चुकी है अक्टूबर में। फिर वो कहती है कि देखिए हम राजवंशी लैंग्वेज में कुछ स्कूल्स, वहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन राजवंशी लैंग्वेज कर देंगे। फिर वो कहती है कि देखिए हम आपका एक आइकन था, उसके जन्मदिन पर हम एक स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर कर देंगे। मतलब वो पूरा उसको अहमियत देने की पूरी बातचीत, वो भी दे रही है अहमियत और भाजपा भी लुभा रही है। अच्छा, मतुआ समुदाय में तृणमूल क्या कर रही है? वो कह रही है कि आपको क्यों चाहिए सीए, आप तो ऑलरेडी सिटीजन हैं यहाँ के, आपके पास तो पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, आप क्यों डर रहे हैं? कोई नई बात बताए भाजपा। तो अभी आप देखिए, मोदी जी जब बांग्लादेश भी गए थे, शायद मैंने जिक्र किया है इस बात का, मुझे नहीं किया है आपने, तो हाँ ठीक है, तो उसका भी एक रेलेवेंस है। तो ये है जो नॉर्थ बंगाल और साउथ ईस्ट की कहानी। अब जंगल महल में यहां पे सिद्धांत मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है जी। तो यहां पर आपको एक जो आइडेंटिटी है वह पोलराइजेशन नहीं हो सकता। तो यहां पर आइडेंटिटी फॉर्मेशन हुआ उसी बात पर कि देखिए आप एससी एसटी तबके के हैं, आपकी नई आइडेंटिटी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम आपको ये फायदे पहुंचाएंगे, तृणमूल ने आपके लिए कुछ नहीं किया। तो उनको एक हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अंडर लाने की कोशिश होती है। अब वहां मैं सुन रहा हूं कि हनुमान मंदिर पर बहुत फोकस है। हाँ। जंगल महल इलाके में भाजपा का जो एक कैंपेन चल रहा है, तो भाजपा ने इन आइडेंटिटीज को टारगेट किया, तो तृणमूल ने भी फिर रिएक्ट किया। तृणमूल वहां पर एक फॉर्मर नक्सलाइट लीडर थे, उनको अपनी पार्टी में ले आते हैं जब वो जेल से छूटते हैं कि भैया हमारे लिए आप, मतलब हमारे फेस बनिए आप जंगल महल इलाके में। तो जंगल महल सिद्धांत एक समय में लेफ्ट का गढ़ माना जाता था। 11 में जब तृणमूल जीतती भी है ना, तो लेफ्ट जंगल महल में ठीक ठाक परफॉर्म करती है, लेकिन लेफ्ट का भी पतन हो जाता है जंगल महल में। काफी कारण थे उसके पीछे। और जो नॉर्थ बंगाल है ना, ये AIFB, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो लेफ्ट पार्टीज का एक हिस्सा है, ये उनका एक स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता था। तो बंगाल में हमें समझना पड़ेगा कि ये कास्टलेस सोसाइटी कहीं ना कहीं लेफ्ट ने प्रोजेक्ट की बहुत साल। उन्होंने कहा यहाँ पे कास्ट है ही नहीं, यहाँ सिर्फ क्लास है, ऊंचा तबका और निचला तबका, कास्ट नाम की कोई चीज नहीं। तो उन्होंने इग्नोर किया इस चीज को, जब मंडल कमीशन भी आया उसके बाद भी। और जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ओबीसी कौन को किसको हम एडवांटेजेस देंगे, तो वहां कहीं ना कहीं उन्होंने ज्यादा तरजीह, ना केवल लेफ्ट ने, तृणमूल ने भी मुस्लिम ओबीसी को दिया।
तो एक तो कास्टलेस सोसाइटी आपने बोला, आपने कास्ट आइडेंटिफाई ही नहीं किया टू बिगिन विद, और जब किया तो उसमें एक रिलीजियस एंगल घुस गया। तो बीजेपी इसको एक्सप्लॉइट कर रही है कि देखिए आप जो पिछड़ा वर्ग है, आपको कुछ नहीं मिला, हम आपको देंगे, और आपके सामने जो दूसरे एक धर्म के लोग हैं उनको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा। अभी कितना सही है, वो डिफरेंस काफी ड्राइविंग होगा सकता है। हाँ, ये कितना सही है कितना गलत है ये मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में, पर ये स्ट्रैटेजी है भाजपा। तो जंगल महल में, नॉर्थ बंगाल में और साउथ ईस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में, यहां पर जो मैंने आपको बताया कि SC ST का खेल है। और यह भी समझना होगा सिद्धांत कि जहां पर तृणमूल ने साउथ ईस्ट में अच्छा किया, वहां पर ऐसा नहीं है केवल मुस्लिम वोट के हिसाब से उन्होंने के आधार पर उन्होंने अच्छा किया, उनको भी SC का एक अच्छा चंक मिला होगा, तभी वो सीटें ला पाए जितनी वो ला पाए। तो सेगमेंट्स के अनुसार 19 में 164 तृणमूल लीड करती है, अभी भी मेजॉरिटी के ऊपर है, पर भाजपा जो 3 सीटें लाती है 16 में, वो 19 में 121 सीटों में लीड करती है। सिद्धांत, लेफ्ट का स्कोर 19 में असेंबली सेगमेंट वाइज 0 है। कांग्रेस 9 सीटों 0। जो पार्टी 3 दशक से ऊपर बंगाल पे राज करती है उसका 0 स्कोर हो जाता है 19 में आते आते। कांग्रेस हालांकि 9 सीटों में लीड करती है और 2 लोकसभा सीटें निकाल पाती है, मालदा मुर्शिदाबाद के जो इलाकों में से, उनमें से एक सीट अधीर रंजन चौधरी की ही रहती है जो अभी लोकसभा में उनके नेता हैं। जी। और एक गनीकांत चौधरी साहब के पारिवारिक सीट, एक जो सीटों में से एक मालदा की एक सीट है। तो ये स्थिति बनती है 19 में। तो लेकिन 19 से लेकर अब तक तो बहुत कुछ, सब कुछ बदल चुका होगा। मतलब 19 से 21 तक में एक लंबा समय बीत चुका है। कई सारे लोग पार्टियां छोड़ के इधर उधर कर चुके हैं। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता बड़ा शिफ्ट मार चुके हैं। तो 19 के बाद का गेम क्या है? शिफ्ट के बाद सीन क्या बनता है? सभी पार्टियां, सभी अलायंसेस का क्या है मामला? मैं उसके पहले 2-3 मैंने आप स्लाइड्स और तैयार करी थी, वो मैं पहले दिखा दूं जो ये बात आपको जस्टिफाई किस बारे में स्लाइड्स जो आने वाली हैं? कि लेफ्ट और कांग्रेस के लॉस पर भाजपा का गेन हुआ। इस बात को मैं और सशक्त करूंगा जरा। कि देखो आप इन मैप्स में क्या दिख रहा है आपको, कौन सी सीटों में एनडीए ने गेन किया या लूज किया। तो एक तरफ एनडीए का लॉस और गेन, एक तरफ तृणमूल का, एक तरफ कांग्रेस लेफ्ट का। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने लगभग हर सीट में वोट शेयर बढ़ाया अपना, पूरा मैप भरा है। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस लेफ्ट ने लगभग हर सीट में अपना वोट शेयर गंवाया 19 में 16 के बनिस्बत। और तृणमूल ने आधी जगह गंवाया, आधी जगह बढ़वाया। तो आपकी जो थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं फिर से ये साफ हो रही है कि तृणमूल का लॉस कम हुआ, बीजेपी का गेन ज्यादा लॉस कांग्रेस लेफ्ट का हुआ, और वहीं से बीजेपी गेन करती है। एक और है इसके बाद, अब आप वोट शेयर के हिसाब से देख लो, ये तो और इसको मतलब एकदम ये तो प्रत्यक्ष हो गया आप बिल्कुल कि तृणमूल का जो वोट शेयर डिक्लाइन है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली कांग्रेस और लेफ्ट के डिक्लाइन से। तो अगर आप एनडीए का वोट शेयर राइज देखो नारंगी रंग में, तो ये है कि एनडीए को कितना फायदा हुआ कहां कहां पे। और बाकी 2 मैप में मैं दिखा रहा हूं कि तृणमूल को कितना नुकसान हुआ और कांग्रेस लेफ्ट को कितना नुकसान हुआ जी। तो 2 गाढ़े मैप कौन से दिख रहे हैं आपको, एक तो एनडीए का बढ़त का और एक कांग्रेस लेफ्ट के जो लॉस हुआ उसका। तो वो डिक्लाइन और राइज का मैप लगभग सेम लग रहा है। हाँ, वो उन्हीं एरिया में राइज है जहां एरिया में डिक्लाइन है। और तृणमूल का लगभग देखो, तृणमूल का लॉस भी अगर हो रहा है तो उसका परसेंटेज इतना कुछ खास नहीं है। और कई सीटों में तो बढ़त भी है उनको, इनफैक्ट बढ़ते भी हैं वो वोट शेयर। तो आपकी जो थ्योरी थी, जो आप बता रहे थे, जो आपके कॉलीग्स आपको दे रहे हैं, उसका मैं आपको आंकड़ों का इसमें प्रूफ दे रहा हूं। और एक आखिरी स्लाइड, अब आप एरिया वाइज देखो, 16 का जो आंकड़ा है वो गुलाबी में है और बैगनी में 19 का आंकड़ा है। और सारे सेक्टर्स में एनडीए ने 19 में अच्छा गेन किया है। 3 ऑब्जर्वेशन है सिद्धांत। पहला आप ये बताओ कि तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर आपको हिलता हुआ दिख रहा है? ना, वो मोर और लेस सेम है, लगभग ना के बराबर। ठीक है, कांग्रेस का भयानक डिक्लाइन पे है और उतना ही गेन आपका हो जा रहा है एनडीए को।
कांग्रेस और लेफ्ट एक जगह पे बचा पाते हैं, सेंट्रल बंगाल, वो भी कांग्रेस की वजह से, वो मालदा मुर्शिदाबाद का जो बेल्ट है, और बाकी हर जगह वो रसातल में ही जितना जा रहे हैं डिक्लाइन है कांग्रेस लेफ्ट का, उतना ही राइज है एनडीए का। हम्म, तो ये जो आपने बहुत जरूरी बात कही थी, उसको मैंने 3 तरीके से जस्टिफाई करके आपको दिखाया है। अब आपका सवाल था कि 19 के बाद क्या हुआ? 19 के बाद क्या बदला? 19 के बाद से लेकर 21 तक में क्या हुआ? मेरा सवाल ये था। हाँ, 19 के बाद सिद्धांत, पहली बात तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बंगाल में आई, अम्फान। जी। अम्फान के दौरान ना, ये हमने कोविड के बारे में भी कहा था कि जो मुख्यमंत्री क्राइसिस के टाइम पर अवेलेबल रहते हैं, उनको शायद जनता रिवॉर्ड करती है कहीं ना कहीं। अम्फान के बाद एक बहुत सुनहरा मौका था तृणमूल के लिए कि वो अपनी इमेज को बढ़ाएं, लेकिन हुआ क्या कि अम्फान का जो रिलीफ कार्य हुआ, उसमें बहुत करप्शन देखी गई। और ये वही मैं आपको बोल रहा हूँ, जो एंटी इनकम्बेंसी है तृणमूल के ग्राउंड वर्कर के खिलाफ, वो उनकी एक गुंडागर्दी और एक जो करप्शन, इन 2 मुद्दों पर है। फिर वही बात है, ममता बनर्जी अभी भी लोकप्रिय हैं, और जो महिला वोटर है वो बहुत जरूरी रहेगा सिद्धांत इस बार। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, इसमें हमें बिल्कुल भी कहीं ना कहीं हमें चूक नहीं करनी चाहिए कि हम उस बात को इग्नोर कर दें। अम्फान के दौरान जो रिलीफ राहत कार्य होता है, उसमें धांधली होती है, तो उससे, और वो बहुत दिलचस्प बात सिद्धांत ये है कि अम्फान उन इलाकों में आता है जहां 19 में तृणमूल बहुत अच्छा करती है। तो देखिए, तृणमूल का जो गढ़ था वहां पर अम्फान आता है, और वहीं पर ये एलिगेशन सबसे ज्यादा लगते हैं। तो तृणमूल का जायज सी बात है, कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव बॉक्स में चला जाता है। और क्या होता है कि प्रशांत किशोर आते हैं तृणमूल पे, जुड़ जाते हैं स्ट्रेटेजिस्ट बन के 19 के बाद जी। तो उसके बाद ना, ऐसी काफी सारी प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं जिसके जरिए बोला जाता है कि देखिए, डायरेक्टली जुड़िए सरकार, दुआरे सरकार, दीदी के बोलो जी। ये सब प्रोग्राम्स में एक्सेस एक बनाने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट और लोगों के बीच। और क्या होता है कि कांग्रेस और लेफ्ट का जब एक तीसरा अलायंस पार्टनर जुड़ जाता है, आईएसएफ। अब लोगों ने ये भी पूछा कि आईएसएफ का क्या रोल रहेगा। देखिए, आईएसएफ जो सीटें लड़ रहा है वो तकरीबन सारी की सारी साउथ बंगाल में ही। आईएसएफ जो नुकसान करेगा वो तृणमूल का करेगा, क्योंकि आईएसएफ माइनॉरिटी वोट को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और वो लॉस तृणमूल का होगा। इसीलिए ममता बनर्जी ने ये बोला कि आईएसएफ तो भाजपा का एजेंट है, कि जो काम ओबीसी ने बिहार में किया वो यहां आईएसएफ करेगा। एक ये हो जाता है। एक बात ये देखने वाली जरूरी होगी सिद्धांत, कि जितना लेफ्ट गेन करेगा ना नॉन माइनॉरिटी वोट, उतना बीजेपी का लॉस होगा। कहीं ना कहीं तृणमूल के को इंसेंटिव है इस समय, अगर लेफ्ट बेहतर करता है तो उससे तृणमूल को फायदा है कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि जो लेफ्ट का वोटर था वो बीजेपी में गया ना। Exactly, तो अगर लेफ्ट अपना वोटर अट्रैक्ट कर पाएगा वापस, जो वो कोशिश भी करेगा, क्योंकि उन्होंने काफी सारे यूथ लीडर उतारे हैं, नए नए उतारे हैं, तो उनकी कोशिश है कि वापस अट्रैक्ट करें। उस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का फायदा तृणमूल को मिलेगा। जी, तो भाजपा को उसका नुकसान होगा। एक और आखिरी बात, कि जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है उनका अलायंस टूट गया है भाजपा से जी। तो वो तृणमूल के साथ जुड़ गए हैं। पर वहां प्रॉब्लम ये है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में 2 फाड़ हो गया है। तो 2 अलग अलग फैक्शंस हैं, वो दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ और लेफ्ट कांग्रेस अलायंस के साथ। 3 सीटें तृणमूल ने उनके लिए छोड़ दी है कि हम लड़ेंगे ही नहीं, आप ही लड़ो। पर वहां वो दोनों फैक्शंस लड़ रहे हैं। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं, और भी हैं, पर जो मेरे दिमाग में मेन आती हैं वो ये 4-5 डेवलपमेंट्स हैं 19 के बाद। ओके। और आपने कहा कि भाजपा में बहुत सारे लोग तृणमूल के आ जाते हैं, उसका तो हम देख ही रहे हैं। जो आज लड़ाई हो रही है वो भाजपा का जो मेन आधार है वो लेफ्ट के आए हुए लोग, और काफी सारे जो टिकटें उनको लोगों को दिए जा रही हैं वो सब टर्नकोट्स हैं काफी सारे। कोई तृणमूल से आया है, कोई लेफ्ट से आया है, तो ज्यादातर काफी सारे तृणमूल से आए हैं। मुकुल रॉय का बहुत बड़ा हाथ रहा है उसमें। मुकुल रॉय ने काफी बड़ी भूमिका निभाई, कई सारे लोग बताते हैं। ये सारी बातें अब हम सब पूरे बातचीत के तो आखिरी दौर में हैं,
और काफी रात हो गई है हिंदुस्तान में। अब आपके यहाँ पता नहीं क्या दिन का समय होगा। जी, पहली बार यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वरना पहली मेरे बार यहाँ रात होती है, पहली आपके बार दिन आप होता मुझे रात में जगा रहे हैं। है। जी। तो बहरहाल नंदीग्राम की लड़ाई बड़ी फेमस है। जी। नंदीग्राम को वो जगह कहा जाता है जो लोग नहीं जानते होंगे, जिसने ममता बनर्जी को ममता बनर्जी बनाया। नंदीग्राम के आसपास हुए प्रदर्शनों में तृणमूल कांग्रेस उस समय लेफ्ट के खिलाफ खड़ी होती थी। तृणमूल का काडर उस समय लेफ्ट के खिलाफ मैं प्रदर्शन। सिद्धांत, मैं ये थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मेरे हिसाब से, हाँ ये मेरा हाँ जो समझ है, नंदीग्राम ने एक एंटी लेफ्ट सेंटिमेंट बनाया, हाँ। प्रो तृणमूल सेंटिमेंट सिंगूर ने बनाया। सिंगूर ने बनाया, हाँ ये बात भी जी। कहना सही है, जी। मतलब ये बात भी कहना सही है। लेकिन जो प्रोटेस्ट का जो पूरा सेंटर रहा वो सिंगूर का आपका नैनो प्लांट हो, जो उठ के फिर गुजरात चला जाता है। जी। नरेंद्र मोदी, अरे सॉरी, कहानी है कि रतन टाटा के मोबाइल पे एक मैसेज आता है उस समय जी। सिंगूर का तो उसमें लिखा होता है सुस्वागतम। वो मैसेज नरेंद्र मोदी की तरफ से रतन टाटा को भेजा गया होता है। वो जी। इतना बड़ा सेटअप उठा के सिंगूर से उठा के पटक देते हैं साणंद में। और फिर नंदीग्राम के प्रोटेस्ट है जहां से तृणमूल कांग्रेस की कहानी बड़ी होती है। ये सब चीजें होती ही हैं। अब नंदीग्राम की लड़ाई बहुत फेमस है। उनके उनकी ही पार्टी के नेता रहे शुभेंदु अधिकारी के घर की सीट कही जाती है। अब ममता बनर्जी खुद खड़ी हुई हैं, जिसके बारे में अब लोग लिखने लगे कि ममता बनर्जी नंदीग्राम निकाल पाएंगी या नहीं निकाल पाएंगी। ये सब बातें होने लगी। क्या है नंदीग्राम की रीडिंग आपकी? मैं कतई नहीं करूंगा कि मैं बताऊं कि किस तरह नंदीग्राम जा रहा है। आपका जो प्रलोभन है, मैं साइड से निकल जाऊंगा। पर हाँ, बहुत बहुत रीडिंग क्या दिलचस्प है? है। रीडिंग बताइए, हाँ आंकड़े हाँ, बताइए बस, और क्या। तो देखो, बहुत लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर आई हम्म, भागकर। मेरा ये मानना नहीं है। अगर उनको डर होता तो वो 2 सीट से लड़ लेती। हम्म, मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम इसलिए आई क्योंकि वो कहीं ना कहीं टैक्टिकली शुभेंदु अधिकारी को बांध के रखना चाहती। कि शुभेंदु अधिकारी अगर फ्री होते, अपने क्षेत्र में उनकी अगर जीत पक्की होती, हम्म, तो कहीं ना कहीं वो और एक्टिव रहते ऑर्गेनाइजेशनली। जो शायद वो रहेंगे भी, क्योंकि उनका तो चुनाव दूसरे फेज में हो गया। एकदम। पर कहीं ना कहीं उनको उस समय तक उन्होंने बांध के रखा वहां पे। ओके। भवानीपुर में ममता बनर्जी ने 2016 में एक बहुत कंफर्टेबल जीत हासिल की थी, 25,000 वोट से ऊपर। 19 में ना ये गैप कम हो गया, 4,000 वोट हो गया लीड वाइज। लेकिन उसमें ममता बनर्जी कैंडिडेट नहीं थी वहां, हम्म, और एक बीजेपी की वेव थी। तो मेरा ये मानना है कि भवानीपुर में आज भी अगर ममता बनर्जी लड़ती तो वो शायद जीत जाती, क्योंकि उनका अपना चेहरा, जैसा आपको मैंने कहा, उनका अपना चेहरा इतना अलोकप्रिय नहीं है। हम्म, नंदीग्राम में देखिए, लोग बोलते हैं कि माइनॉरिटी का जो एक परसेंटेज है, तो ये बात सही है कि नंदीग्राम में ऐसा लोग, जो कि हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, हम्म, पर 25, 30, 35% के आसपास माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। हम्म, तो शुभेंदु अधिकारी ने बोला ये 30 वर्सेस 70 की लड़ाई है। हम्म, उन्होंने करा कि पोलराइजेशन होगा मेरे पीछे। हम्म, लेकिन अगर आप देखो ना सिद्धांत, ऐसा बोलकर हम्म, आपने वो 30% का एक बहुत बड़ा चंक शायद ममता बनर्जी को दे दिया। हम्म। लेकिन क्या आपको वो 70 पूरा का पूरा मिल जाएगा? हाँ ये भी एक बड़ा सवाल है। पोलराइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको 100% वोट मिल जाता है उस तबके को। हाँ आधा उधर बटा तो आधा आपकी तरफ आएगा ही आएगा, ऐसा होता भी आपको नहीं। आधे से ज्यादा मिल जाएगा। हम्म, अगर 70 में आपको कितना, 70 का 60% होता है 42%। हम्म, 70 का 70 भी होता है 49%। हम्म, तो आपको 49, आप अगर पोलराइज इतना भी कर पाओ कि वो 70 का 70 आपको मिले, 70% का 70%, विच इज हम्म, 49%, हम्म, तो भी आप हारोगे ना। हम्म, और यही लॉजिक ममता बनर्जी के लिए भी अप्लाई होगा हम्म, कि वो 30% का पूरा तबका क्या ममता बनर्जी को वोट करेगा। वहां पे हालांकि ज्यादा स्ट्रेटेजिक वोटिंग होने की चांसेस हैं, हम्म, क्योंकि अब आप जब डिक्लेयर कर देते हो कि हमें वो 30% वोट नहीं चाहिए, हम्म, तो वो 30% वोट का एक बहुत बड़ा तबका जाएगा तृणमूल के पास। हम्म, पर वो 70% का कितना जाएगा बीजेपी के पास, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम्म।
क्योंकि जैसा कि आपको मैंने कहा कि केवल हिंदू मुस्लिम नहीं है ना, हिंदू में आइडेंटिटीज है, शेड्यूल्ड कास्ट है, ऑब्वियसली उसमें भी और सेक्ट्स आइडेंटिटीज बटे हैं, हैं। तो वो कितना रिलेट कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि भाजपा के जो लेफ्ट के वर्कर, ये मेरे ख्याल सौरभ सौरभ जी की ही रिपोर्ट थी जो मैंने देखी थी, कि काफी सारे वर्कर ऐसे हैं जो लेफ्ट से भाजपा में गए कि तृणमूल के लोग उनको परेशान कर रहे थे, अब वही तृणमूल के लोग भाजपा में आ जाते हैं। तो एक उदाहरण सौरभ ने यह दिया था कि वो बंदा लेफ्ट से भाजपा में आके तृणमूल में चला गया है, कि हमको तो प्रॉब्लम शुभेंदु अधिकारी से थी ना, तो अब वो किसी भी फॉर्म में रहे, हमको तो प्रॉब्लम उन्हीं से है, तो हम तो उसी पार्टी में जाएंगे जो उनके खिलाफ है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक है फील्ड क्रॉस का, माइग्रेशन, जिसको डेटा से पढ़ना बहुत मुश्किल है इस समय। ऑब्वियसली। हाँ हाँ, तो ये ये चीजें स्थिति तो है। आई ही। हाँ हाँ, ये स्थिति तो ये मैंने आपको अपनी रीडिंग दी है। कहां जाएगा ये चुनाव, ये कहना बहुत मुश्किल है। चलते चलते कोई आखिरी बात, कोई आखिरी रिमार्क, कोई आखिरी ग्राफ, कुछ रंगीन रंग बचा रह गया हो तो वो भी बताइए, फिर बातचीत को रुखसती के दौर में ले जाते हैं। नहीं, आई थिंक लगभग सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं हमने, और जितना मैंने सोचा था, जो फीडबैक आपके दर्शकों ने दिया था, पर ये चुनाव बहुत अहम रहेगा सिद्धांत, ना केवल बंगाल के लिए पर भारतीय राजनीति के लिए ऑब्वियसली, कि अगर भाजपा यहाँ जीत जाती है तो एक तरीके से एक जो हेजेमनी है भाजपा की, वो उन एरियाज में अब शुरू हो रही है जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता। ओके। इसके बाद फिर बारी आएगी साउथ की। ओके। और बंगाल अगर जीत गए तो मेरा ये मानना है, भाजपा अगर जीत जाती है, उसके कुछ ही समय बाद हमें महाराष्ट्र के चुनाव पर एक ऐसा प्रोग्राम करना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ उस बात को। तो कार्तिकेय के साथ हम कई सारे राज्यों को देख रहे थे, ये बंगाल का चैप्टर था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, उसको लिख मारिएगा, ट्विटर पर भी लिख मारिएगा, कार्तिकेय वहां पे भी जवाब देते रहते हैं। बताइए कार्तिकेय। एक बात, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, क्योंकि अब मेरे पास मौका भी नहीं है आपको क्लैरिफिकेशन देने का। अरे नहीं मैंने नहीं, पूरी आगे जरूर मौके आएंगे, और जी, बंगाल वाले में गलती होने पे डर लगता है कभी कभी। बिल्कुल, क्योंकि लोग इतने रोचक तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं, तो डर तो लगता ही है। हाँ, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप ललन टॉप थैंक देख यू रहे थे, सिद्धांत। बहुत बहुत शुक्रिया।